हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस लेक्चर में मैं एटलस डिस्कस कर रहा हूं मध्य प्रदेश का। जो पुणेकर की बुक खरीदे तो उसके साथ फ्री आता है वाला, है ना दोस्तों। मानचित्र अध्ययन कर रहे हैं 2022 का। इसके पहले मैंने आपको याला लेक्चर पढ़ा दिया था, 10 संभाग और 52 जिले के बारे में बताया था, कैसा क्या बनाते हैं उसके बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दिया था। अब ये हम बात करेंगे इस लेक्चर में मिट्टियां की, है ना। मिट्टी और जलवायु कृषि क्षेत्र देख लेंगे। तो मध्य प्रदेश में मृदा डिस्कस करते हैं। तो मृदा, तो मध्य प्रदेश में जो है वो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, है ना। काली मिट्टी हो गया, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ 5 प्रकार लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। देखो यहाँ 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 काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ये 3 ही प्रकार की होती है काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। देखो काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो सबसे ज्यादा 33% भाग में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी जो है 3.5% भाग में पाई जाती है और 7% भाग में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है ना। तो ये जो साधारण काली मिट्टी है ये मालवा के पठार में ज्यादातर पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में पाई जाती है और ये सतपुड़ा क्षेत्र में छिछली काली मिट्टी पाई जाती है ना। इतना याद रखो। काली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? काली मिट्टी का पीएच मान होता है 6.3 से 6.4 तक के होता है दोस्तों। 6.3 से 6.4 होता है ना। इसके अलावा आप इसको समझ सकते हैं कि ये क्षारीय होती है, क्या उदासीन होती है, क्या किस प्रकृति की होती है, पूछा जा सकता है। काली मिट्टी में काले रंग का कारण पूछा जाता है। काली मिट्टी में काले रंग का कारण लोहे की अधिकता होता है। लोहे की अधिकता के कारण काली मिट्टी के काले रंग का कारण। अगर ये ऑप्शन नहीं देगा तो कार्बन देगा। कार्बन, है ना। कार्बन से क्यों होता है? तो कार्बन से। अगर ये भी ऑप्शन नहीं दिया तो फिर ये लगाना है टीटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टीटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी में काले रंग का कारण। जैसा ऑप्शन देगा उस हिसाब से टिक करना है। अगर पूछता है काली मिट्टी में काले रंग का कारण तो लोहे की अधिकता, या अगर ये ऑप्शन नहीं देगा तो कार्बन ज्यादा होने के कारण, या फिर ये ऑप्शन देगा टीटेनीफेरस मैग्नेटाइट, है ना। ये इतना समझ में आया। काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो काली मिट्टी में देखो, काली मिट्टी में कपास, गेहूं होता है सबसे ज्यादा यहाँ मालवा क्षेत्र में। गेहूं, सोयाबीन भी होता है यहीं पे मालवा क्षेत्र में, मूंगफली और कपास। ये काली मिट्टी की फसल है। काली मिट्टी से इतना ही दोस्तों। अब बात करते हैं हम जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी, इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो ये मध्य भारत के पठारों में पाई जाती है। यहाँ पे फसल कौन सी होती है? तो यहाँ पे सरसों, ज्वार, बाजरा, गेहूं और तिलहन फसलें होती है जिससे तेल निकलता है। ये सब फसलें यहाँ पे होती है। 4 मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर मिट्टी और एक तराई मिट्टी, है ना। 4 प्रकार की होती है तो उसको अलग देखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी ये समझ में आ गया, है ना। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत के पठार में। इतना याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी, उसी का नाम कछारी मिट्टी है, वो मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। इसका पीएच मान 7.57 होता है। यह उदासीन होती है। 7 की तरफ होता है इसलिए उदासीन होती है ना। बस इतना याद रखना है और खत्म। जलोढ़ मिट्टी से पूछेगा तो इतना ही। उसके बाद बात करते हैं अब लाल मिट्टी की। तो देखो लाल मिट्टी इधर साइड पाई जाती है, लाल मिट्टी, है ना। दिशा याद रखना है। रेतीली मिट्टी होती है, लाल रेतीली मृदा। ये बुंदेलखंड बघेलखंड एवं पूर्वी पठार पूरब की तरफ पाई जाती है। लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण पूछता है दोस्तों। लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड। लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड होता है। इसी का एक और नाम है फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसका फार्मूला Fe2O3 होता है। अगर आपको पूछेगा लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण, अगर ऑप्शन आपको ये देगा तो ये भी सही हो जाएगा, लौह यौगिक। ये पीबी की एग्जाम ऐसे ही ऑप्शन देता है, लौह यौगिक भी सही है। या इसकी जगह ये ऑप्शन देगा लौह ऑक्साइड, तो सही है ना। मैंने अभी आयरन ऑक्साइड बताया था, लौह ऑक्साइड। समझ में आ गया? बस इतना ही है। लाल मिट्टी से इतना ही है बस। अब बात करेंगे हम लेटेराइट मिट्टी की। तो लेटेराइट मिट्टी जो है ये इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण चट्टानों द्वारा क्रियाओं के अपर्दन से होता है। ये बालाघाट जिले में पाई जाती है और चावल की खेती के लिए उपयुक्त है।
बस इतना ही। लेटराइट मिट्टी भी समझ में आ गई, इधर साइड पाई जा रही है। अब बात करेंगे काय की कौन सी मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड के पठार की तरफ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड के पठार की तरफ पाई जाती है दोस्तों, समझ में आ गया। बस इतना है मिट्टी से, बस इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिट्टी वाला, दिशा के हिसाब से याद रखना है ना। मृदा अपर्दन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो मृदा अपर्दन की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक मृदा अपर्दन वाला जिला यहाँ पे मिलेगा मुरैना, है ना। सर्वाधिक मृदा अपर्दन वाला जिला मुरैना मिलेगा। चंबल घाटी यहाँ पे है, चंबल घाटी। तो चंबल घाटी में मृदा अपर्दन का प्रमुख कारण अवनालिका अपर्दन कहलाता है। अवनालिका अपर्दन कहलाता है, अवनालिका अपर्दन कहलाता है। इसको इंग्लिश में गली इरोजन भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में गली इरोजन भी कहते हैं, गली इरोजन भी कहते हैं, है ना। मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोच्च उपाय वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण यानी पेड़ लगाएंगे तो मृदा अपरदन कम होगा, है ना। और मृदा अपरदन का प्रमुख कारण वृक्षारोपण है, रोपण है। वृक्षारोपण मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं दोस्तों, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। और बीहड़ की समस्या यहाँ चंबल नदी के पास है ना। मृदा अपरदन वाला जिला मैंने बता दिया मुरैना। तो ये मिट्टी वाला आपको दिशा के हिसाब से याद रखना है। मालवा के पठार तरफ क्या है, यहाँ क्या है, बुंदेलखंड तरफ क्या है, इधर साइड पूरब में क्या है ना। लेटराइट किधर है, छिछली काली मिट्टी। तो ये वाला लेक्चर समाप्त। आगे बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे कृषि जलवायु प्रदेश दिया हुआ है, ये मैप दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये मालवा का पठार है, झाबुआ की पहाड़ी वाला मैदान है, ये निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। जो खंडवा खरगोन बुरहानपुर और बड़वानी वाला क्षेत्र है वो निमाड़ क्षेत्र। ये सतपुड़ा पठार, ये छत्तीसगढ़ मैदान, और ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी मैदान है। ये कैमूर पठार व सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र कहलाएगा। ये विंध्य पर्वत और ये बुंदेलखंड वाला पठार है, और ये मध्य क्षेत्र। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कृषि जलवायु क्षेत्र की। कृषि जलवायु क्षेत्र तो मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आता है आपको, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, है ना। और कभी इसको बोला, ये ऑप्शन नहीं दिया तो शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। अब मालवा के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु पाई जाती है मालवा के पठार में, है ना। मध्य प्रदेश में मानसून कब आता है, तो 15 जून तक आता है। मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून तक आता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में होती है। दक्षिण पश्चिम, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पश्चिम ये वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पचमढ़ी में होती है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना मई का रहता है, मई के टाइम पे पूरा गर्म रहता है। और मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा महीना दिसंबर जनवरी वाला होता है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है पचमढ़ी को। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी कारण बोला जाता है उसको, है ना। सभी स्थानों पर दैनिक तापांतर रहता है, यहाँ पे दैनिक तापांतर मार्च के महीने में रहता है। और यहाँ से और क्या देखा जा सकता है, तो यहाँ से सर्वाधिक तापमान ये सब देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। जलवायु के आधार पर विभिन्न आधारों पर मध्य भारत पठार क्षेत्र ये बांटा गया है। तो इसको मैप के हिसाब से आपको इतना याद रख लेना है। मध्य प्रदेश की औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है और सबसे कम वर्षा गोहद में होती है, भिंड के। ये यहाँ पे गोहद भिंड के, गोहद में यानी मध्य भारत वाले पठार के क्षेत्र में गोहद भिंड में होती है ना। इतना याद रखें बस। और यहाँ से देखा जाए तो सिर्फ आपको यहाँ पे मैप याद रख लेना है। बाकी जब मैं पुणेगर की बुक चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पूरा डीपली अच्छे से करवाऊंगा। इसके बाद वाला मैप देखते हैं, ये नदी वाला मैप है, अपोहा तंत्र पढ़ेंगे इसमें, और इसके बाद का मैप को भी साथ में डिस्कस कर लेंगे ये अलग हो। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। और पुणेगर की बुक मैं पूरी पढ़ा रहा हूँ, उसको जाके देखे, चैप्टर वाइज पूरे लेक्चर बने हुए हैं। और ये याली जो बुक है एटलस की, इसको भी मैं जरूर कंप्लीट कराऊंगा। तो 2 लेक्चर डल गए, अब तीसरे लेक्चर में नदी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।